बाहर से लिया। वो बोर्ड नजदीक से लिया। हमारे साथ में हैं डॉक्टर हंसराज सैनी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक शख्सियत हैं समाज की और सहारनपुर की। मैं आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद लोकेंद्र जी। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आपका संघर्ष है, आपका अनुभव है, उसके सभी के साथ में शेयर हो, ताकि जो भावी पीढ़ियां हैं वो भी आपके संघर्ष और अनुभव को देखें, समझें और अपनाने का प्रयास करें जितना भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म यहीं इसी स्थान पर लोहानी सराय सोहराब रोड नाला पटरी सन 14 जुलाई 1970 में हुआ था। आपके फादर साहब का क्या नाम था? मेरे पिताजी श्री ज्वाला प्रसाद सैनी जी हैं और एक छोटा सा व्यवसाय उनका टेलरिंग की दुकान करते थे, और उन्हीं के संस्कारों से, उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल के हम यहाँ तक पहुँचे। आपके दादाजी का क्या नाम था? मेरे दादाजी श्री स्वर्गीय पेरूमल सैनी जी थे, जो आईटीसी फैक्ट्री हमारे सहारनपुर की बड़ी मशहूर फैक्ट्री है, वो उसमें जॉब करते थे। क्या उससे पहले भी आपको नाम याद है किसी के परिवार हमारे में? जो दादाजी के पिताजी थे, उनका नाम मंगल सैनी जी था। तो परदादा तक का नाम याद है। जी। चलिए, 4 पीढ़ी के नाम हमें आज पता चले। क्या गोत्र क्या है डॉक्टर साहब? गोत्र हमारा उज्जवलवाल। जी। कहाँ-कहाँ मिलता है देश में? क्योंकि आप समाज में बहुत जागरूक हैं, काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हुए उज्जवलवाल हैं। गोत्र हमारे गोत्री बहुत कम मिलेंगे। जी। हिमाचल में हमारे गोत्र के कुछ परिवार हैं, बाकी इस गोत्र का मैंने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लगता है कि मैं जहाँ जानता हूँ मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, सहारनपुर है, यहाँ हमारे गोत्र के लोग बहुत कम, उज्जवलवाल के गोत्र बहुत कम हैं, गोत्र के लोग बहुत कम हैं। अभी जो मेरी जानकारी में है वो हिमाचल में कुछ हमारे गोत्री हैं, हो सकता है हरियाणा में, पंजाब में भी हो, यूपी में भी हो सकता है, कहीं और जगह हो, अच्छा, लेकिन गोत्र की जो फिलॉसफी है, इसमें ये माना जाता है कि वो भाई-बहन या खून संबंधी रिश्ते हैं। वैसे गोत्रों का क्या डॉक्टर साहब, जो आपकी रिसर्च या अनुभव है, कि गोत्र गाँव के नाम से भी कुछ लोग लगा लेते हैं, जैसे सुनील रोहटा या सुनील कोलाबड़ या सुनील सहारनपुर, या फिर कोई महापुरुष पैदा हुआ तो उसका नाम भी टाइटल के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कुछ नहीं लोग गौतम टाइटल अपना रहे हैं, या भारद्वाज ऋषि थे उनके अपना लिया। तो ऐसा भी कुछ गोत्र के मामले में होता है? नहीं, लोग आपका कहना, जैसे गांव में रहने वाले लोग उसे अपना तो शुरू का जो पढ़ाई का आपका समय रहा, वो कितना संघर्षपूर्ण था? थोड़ा-सा एजुकेशन के बारे में आप बताएँ। हाँ, मैं बता दूं, हमारे जो दादाजी थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा थे। जितनी उन्हें आईटीसी से सैलरी मिलती थी उस टाइम, आईटीसी से सैलरी उनके ज़माने में 80 रुपये या 100 रुपये, 120 रुपये हुआ करती थी। वो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पैसा माना जाता था, लेकिन वो उस पैसे को घर में यूज़ ना करके वो ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पे घूमने में खर्च करते थे। हमारे जो पापा थे उन्होंने टेलरिंग की दुकान की, टेलरिंग की दुकान के बस करते-करते हमें जहाँ भी जिस स्तर पे उन्होंने पढ़ाई शुरू कराई हमारी, पहले मैं एक गांधी पार्क में सरकारी स्कूल हुआ करता था, तीसरी क्लास तक वहाँ पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद एक पुरानी मंडी में हमारा एक दयानंद महर्षि
5वीं तक स्कूल था। फिर उसके बाद मैंने 5वीं तक पैदल वहाँ आते से, जाते थे? जी पैदल आता जाता था। 5वीं तक मैंने वहाँ कितना पढ़ाई की। किलोमीटर की दूरी पे था वैसे? स्कूल था। और पैदल की तो मैं बता दूं, पैदल तो मैं पूरी पढ़ाई मैंने पैदल ही चलकर की। जो मैंने ग्रेजुएशन किया या अपना जो भी इंटर किया वो सब पैदल चलकर ही किया। तो ग्रुप क्योंकि में सन आपके 79 में मैंने साइकिल चलाने का प्रयास किया था। तो साइकिल चलाते हुए मेरा दोस्त से सीख रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, हाथ की हड्डी टूट के बाहर निकल गई, उससे मेरी नस कट गई, तो मैं साइकिल दोबारा चला ही नहीं पाया। तो और ग्रुप में आपके कितने थे जो मतलब हाई स्कूल या उससे ऊपर तक आए आपके साथ में? पढ़ाई का जो इतना क्रेज भी नहीं था उस समय पे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, बताएंगे? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम जब यहाँ SM इंटर कॉलेज में मैंने 6 to 10 तक पढ़ाई की, जी। उस पीरियड के मेरे साथी आज अनुराग श्रीवास्तव का नाम है, नमामि गंगे के प्रमुख सचिव हैं। मेरे एक साथी मेरे क्लासमेट हैं डॉक्टर संजीव मिंगलानी। वो हम 9th में हम सब साथ पढ़ते थे। अनुराग श्रीवास्तव थे, संजीव मिंगलानी थे। संजीव मिंगलानी अब शहर के हमारे जानी मानी हस्तियों में एक MD डॉक्टर हैं, वो भी मेरे क्लासमेट हैं। अनुराग श्रीवास्तव जी आज लखनऊ में नमामि गंगे प्रमुख सचिव हैं, वो भी मेरे क्लासमेट हैं। एक हमारे क्लासमेट आपके एक्साइज कमिश्नर हैं। एक हमारे क्लासमेट उसका नाम है अमन CA हैं। मतलब मेरे क्लासमेट के उस वाला बैच लगभग 90% सक्सेस हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे वो मुकाम हासिल किया। 12th 10 प्लस तो कहाँ से किया फिर आपने? 12th मैंने मुजफ्फरनगर से किया। मुजफ्फरनगर मामा जी हमारे मुजफ्फरनगर के पास एक गाँव है रुस्तमगढ़ और कुकड़ी कहते हैं। तो यहाँ का थोड़ा सा माहौल हमारा कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं था और हमारे घर की स्थिति भी बहुत कमज़ोर थी। तो मुझे मेरे मामा जी अपने साथ मुजफ्फरनगर ले गए थे। मेरे मामा जी वहाँ हेड मास्टर थे। उन्होंने कहा चलो आगे की पढ़ाई हम कराते हैं। कौन सा गांव था? ये रुस्तमगढ़, अच्छा, रुस्तमगढ़। कुकड़ी भी कहते हैं उसको। और कॉलेज कौन सा? वहाँ इंटर कॉलेज था दीप चंद ग्रैंड चैम्बर, DC चैम्बर इंटर कॉलेज, दीप चंद ग्रैंड चैम्बर इंटर कॉलेज। कितना दूरी पे था? वो आपके गांव जहाँ से रहते थे? लगभग 6 किलोमीटर था। तो आवागमन मैं क्या आवागमन साधन? 6 किलोमीटर पैदल आता था और पैदल ही? पैदल जाता था। उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन रखी गांधी कॉलोनी में। हमारे एक मोहनलाल नारंग जी थे, उनके यहाँ ट्यूशन थी। वो भी गांव से लगभग 7 किलोमीटर था। पहले मैं स्कूल आता था, स्कूल से फिर वापस गांव में जाता था, फिर वहाँ से खाना खाकर फिर ट्यूशन जाता था। तो 7-8 किलोमीटर वो भी पड़ता था, वहाँ भी क्या मैं ट्यूशन साधन पढ़ता नहीं था। थे या नहीं। खर्चा बचाने की भी एक चुनौती होती थी उस दौर में? खर्चा बचाने का ये कि मैं साइकिल चला नहीं पाता था। साइकिल मैंने कभी चलानी सीखी नहीं थी। और ट्रांसपोर्टेशन इतने अच्छे नहीं ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छे नहीं थे और ना ही मेरे पास इतनी व्यवस्था थी कि मैं ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च कर सकूं। थे। दोनों ही कारण थे। जी। तीसरा जो आप फिर 10+2 के बाद में BA में सीधा किया या पहले ग्रेजुएशन किया था? मैंने ग्रेजुएशन में जैन कॉलेज में एडमिशन लिया था BCom में मैंने, जिसको इंटर साइंस साइड से की, हाई स्कूल साइंस साइड से की। फिर वो प्राइवेट मैं यहाँ सहारनपुर आ गया। सहारनपुर आके मैंने कहा आगे पढ़ाई जारी रखूँ। तो मैंने एक डॉक्टर जितेंद्र, चूँकि यहाँ बच्चों के डॉक्टर थे, जी। मैंने वहाँ पे जॉब शुरू की। ये 89 की बात है। जी। 89 में मैंने 300 रुपये पर मंथ पे 300 रुपये पर मंथ पे मैंने वहाँ जॉब स्टार्ट की। 24 घंटे में वहाँ काम करता था। घर मेरा घंटा ये मुश्किल से 500 या 700 मीटर दूरी पे था, लेकिन मुझे वहाँ काम सीखने की लगन इतनी लगी कि मैं घर आना बंद कर दिया। 3-3, 4-4 दिन में वहीं रहता था। और डॉक्टर की पढ़ाई उस का लाइन को देखते हुए फिर मैंने किया कि यार जब मैं इस मेडिकल लाइन में आ रहा हूँ तो मुझे ये हम BCom कर रहा हूँ तो पढ़ाई, उस टाइम मैंने BCom भी खैर प्राइवेट कर लिया और साथ साथ फिर मैं मेडिकल का एक डिप्लोमा था उसके मैं एडमिशन लिया। साथ साथ मैंने वहाँ प्राइवेट रहते हुए फिर वो प्राइवेट मेडिकल का डिप्लोमा भी किया। आपके मन में मतलब खुद ही आया ये सेल्फ जी, मोटिवेशन जी, से जी। या किसी ने गाइड किया था नहीं, आपको? बस वो जब मैं क्लिनिक पे था कि भाई मैं खाली पड़ा हूँ तो चलो कुछ खर्चा पानी अपना निकालता हूँ, तो मैं डॉक्टर जितेंद्र चुप के यहाँ जाके एक जॉब करने लगा। वहाँ उस टाइम 300 रुपये मुझे सैलरी मिली। 300 रुपये भी बहुत लगता था कि यार मन बहुत में ज़्यादा जो है। प्रश्न आया उठा खुद के दिमाग से, तो उसी के हिसाब से आप मोटिवेट होते जी, चले जी, गए, जी, तब फिर- आप इस लाइन में आए। फिर मुझे अच्छा लगा कि यार ये सेवा भाव का भी बढ़िया काम है, इसमें सेवा करने का भी अच्छा मौका मिल रहा है। जी। और हम जब डॉक्टर साहब को देखते थे यार उसमें पैसा भी बहुत कमाते थे वो। तो कौन से साल में फिर आपने डिप्लोमा किया? फिर मैं 92 में मैंने
92 में मैंने डिप्लोमा ले लिया, एक छोटा सा लिया था। उसके बाद मैंने अपनी छोटी सी क्लिनिक स्टार्ट की मेहंदी सराय में। 93 से 92 नवंबर 92। उसी साल में आपने शुरू कर जी दिया। जी, नवंबर 30 नवंबर 92 को मैंने क्लिनिक की। बहुत बढ़िया। और मेरी बदकिस्मती कि 7 दिसंबर को सहारनपुर में अयोध्या वाला कांड हुआ, उसमें कर्फ्यू लग गया। ओहो। 7 दिन बाद ही वो भी झेलना पड़ा, लेकिन मैं उससे डरा नहीं, थका नहीं। मैं कर्फ्यू में जब 2 घंटे की ढील या 3 घंटे की ढील मिलती थी, मैं उस क्षेत्र में फिर अपनी क्लिनिक पे जाता था। आधा घंटा मेरा जाने का लगता था पैदल, आधा घंटा आने का लगता था। और अगर 2 घंटे की ढील होती थी, मैं 1 घंटे में वहाँ पेशेंट देख के आता था। तो वो रेंट पे ही क्लिनिक होगा स्टार्ट? जी, वो मैंने रेंट पे वहाँ से छोटी सी दुकान ली थी। तो जॉब से बिल्कुल जीरो से फिर से आपने जी, स्टार्ट किया। और तो मेरे बस पास अभी आज तो जो वो भी टाइम स्थिति रहा। है, बस वो बड़ों के आशीर्वाद। 33 और- साल लगभग आपको इस जी, फील्ड में हो गए। भगवान का आशीर्वाद और बड़ों के आशीर्वाद से आज मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। और मैंने सेवाएं दी हैं, उसका लाभ मुझे, उसका फल मुझे प्राप्त हुआ। अच्छा, निजी जीवन की तरफ हम बात करें तो आपका विवाह किस वर्ष में हुआ? विवाह मेरा 97 में, मैंने जब 92 में क्लिनिक की, मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। लेकिन मैंने एक प्रण लिया था कि जब तक मैं 5,000 रुपया महीना कम से कम अपनी इनकम नहीं कर लूँगा, तब तक शादी नहीं करूँगा। और वो प्रण मेरा 97 में, लगभग 96 में मेरा हो गया। जब मैं 5-6 हज़ार रुपये महीना अपनी बचत करने लगा, तब मैंने अपनी शादी का मन बनाया और शादी हुई। शादी में मुझे मेरे ससुराल वालों ने एक स्कूटर दे दिया। जब वो स्कूटर आ गया, फिर मुझे स्कूटर चलाना सीखना पड़ा और आज मैं स्कूटर, कार सब चला लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो उनका भी नाम बताइए जो भाभी हैं। हमारी मिसेस बबली सैनी जी हैं। कहाँ से आपकी शादी हुई? मेरी शादी जहाँ मेरी क्लिनिक मेहंदी सराय में थी, वही बराबर में उनका घर था। वो मेरे पास आते थे, यार हमें कोई लड़का बता दो डॉक्टर साहब। वो मैं लड़का बता के थक गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी मेरी उन्हीं के यहाँ हुई। बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया। तो बच्चों के बारे में थोड़ा सा मेरे 2 बेटी हैं, एक बेटा है। बेटी BMS कर चुकी है और बेटा B फार्मा कर रहा है। एक बेटी मेरी बचपन में बीमार होने के कारण ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी थी, और अब मैं पहले यहीं नाला पटरी पे छोटे छोटे मकान बनाए। अब मैंने एक साहिब जी नगर के पास बाहर और समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, सामाजिक क्षेत्र की बात आपने की, तो सामाजिक क्षेत्र में आप कब से जुड़े हैं डॉक्टर साहब? वैसे तो ये भी प्रोफेशन आपका सामाजिक क्षेत्र का ही है, लेकिन जो आप सामाजिक गतिविधियों में स्टार्ट हुए, सामाजिक वो में कौन से साल से हुए? जब मैंने क्लिनिक 92 में क्लिनिक कर ली, जब तो थोड़ा सा फ्री हो गया एजुकेशन से या कहीं जॉब करने से, तो 93 में एक विशाल सैनिक समिति हमारी सहारनपुर में हुआ करती थी। जी। तो उनकी मीटिंग की सूचना मुझे आने लगी कि भाई एक मीटिंग है। मैं 93 से उस पर जुड़ गया। उसमें मीटिंग में मैं जाने लगा। उसके जो हर साल प्रोग्राम होते थे, 19 मई का और भी कार्यक्रम होते थे, तो उसमें मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और 95 में ही 93, 97, 98 में मुझे उस संगठन का विशाल सैनिक समिति का महामंत्री नियुक्त किया। मैं लगभग महामंत्री 10-12 साल उसमें महामंत्री के पद पर रहा हूँ, उसमें जिम्मेदारियाँ संभाई। फिर उसके बाद मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हैं, वो कहने लगे कि भाई प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का हमारा एक संगठन है, आप उसमें जुड़ो। उसमें मैंने कहा जी इतना समय तो मैं शायद ना दे पाऊँ, तो लेकिन माननीय मंत्री जी को पता नहीं मेरे अंदर क्या महसूस हुआ, क्या दिखाई दिया, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती जिलाध्यक्ष बनाया। अब जिलाध्यक्ष बन के जब जिम्मेदारी मिली, तो मैंने उसे जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करते हुए टीम वर्क किया, टीम जोड़ी, और धीरे धीरे फिर मैं उसी संगठन में ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज में प्रदेश महामंत्री का पद मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे। तो सहारनपुर के अलावा डॉक्टर साहब कहाँ का जाना हुआ? जब मैं संगठन से जुड़ा तो मैं बिजनौर भी घूमा, धामपुर गया, मेरठ, अलीगढ़, आगरा भी गया, लखनऊ की मीटिंगों में गया, दिल्ली मीटिंगों में गया। तो मैं इस तरह से जहाँ जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई संगठन के द्वारा, वो मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, निभाया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत समय लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। और वो पिता बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके बच्चे उनके प्रोफेशन में आए या उनसे बेहतर करें किसी भी क्षेत्र में। ऐसी ही होनहार बिटिया डॉक्टर भाविका सैनी जी, डॉक्टर हंसराज सैनी जी की बिटिया हैं यहाँ पर उपस्थित, और पिछले 8 वर्षों से वो अपने पिता के साथ एक क्लिनिक भी संभाल रही हैं और अपनी पढ़ाई भी
वो पूरी कर चुकी हैं, लेकिन इससे अलावा जो अध्ययन होते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के, वो लगातार करती हैं। डॉक्टर भाविका सैनी जी, आपका भी स्वागत है। तो पिता के विषय में, अपने पिताजी पापा जी के बारे में, उनकी जो संघर्ष है आपने सुना भी है और आप नज़दीक हैं उनके, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि आफ्टर 12 स्कूलिंग हुई, उसके बाद मेरा एक मतलब बताऊँगी, तो मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग में था। मतलब मैं स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स लेती थी और मैं फर्स्ट भी आती थी उसमें। मेरे बहुत बार न्यूज़पेपर में भी आए हैं। फिर एक वो था कि शुरू से एक बचपन में वो थी कि डैडी की हेल्प करनी है, तो फिर ये भी सोचा कि ड्राइंग से तो इतना आगे कोई फ्यूचर ऐसा है नहीं, तो फिर बोला कि डैडी साइंस साइड लेनी है, डॉक्टर बनना है। तो फिर डैडी ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, ठीक है, मेरा एडमिशन हुआ। मतलब किसी का दबाव नहीं था इस लाइन में आने का, अपने खुद ही अंदर से मोटिवेट हुए आप? इनफैक्ट डैडी ये बोलते थे तुम्हारी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करो, बट ये था मेरा शुरू से था कि एक मेरे को इतना अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है और मेरे को हेल्प भी करनी है डैडी की। फिर मैंने BMS किया, मैं 7 साल देहरादून रही हूँ। मैंने अपनी कोचिंग की, पूरी पढ़ाई की, वहाँ से इंटर्नशिप की है। इंटर्नशिप के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ और प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। थ्योरेटिकल मेरी बहुत अच्छी थी, बट प्रैक्टिकल जो भी मैं आज सीखा है वो सिर्फ डैडी के बदौलत। तो जितने भी यहाँ पे, डैडी सिविल डिफेंस से भी जुड़े हुए हैं, तो जितने भी मतलब क्लिनिक पे आता है पेशेंट्स के साथ साथ इतने सिविल डिफेंस से रिलेटेड, तो एक वो इतनी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। वो मेरे को ऐसा लगता है मैं इतनी थी और इतनी रेपुटेशन मुझे सिर्फ डैडी की वजह से मिल रही है। तो आई एम सो लकी कि मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है और ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। उनके व्यक्तित्व के बारे में और कोई बात, खास बात बताना चाहें जो आपको पता हो? हाँ, मुझे जो सबसे अच्छा नेचर जो डैडी का लगता है वो है कि जो चीज़ मैंने उनसे बचपन से सीखी है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो किसी को खुश कैसे कर सकता है तो वो करने की कोशिश करो। मतलब वो इतने हेल्पिंग है हर किसी के लिए। मतलब उन्हें लगता है कि इनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वो जो मैंने बताया वो सिविल डिफेंस में भी है, तो उसमें है कि नागरिक सुरक्षा कैसे करनी है। तो वो मतलब उनमें इतनी अच्छी चीज़ है कि उन्हें दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद है और ये चीज़ मैंने डैडी से सीखी है। बहुत अच्छा। जो बच्चे अपने माता पिता के विरोधी हो जाते हैं, किसी न किसी वजह, कोई कारण हो सकता है कि उनके बीच में एक संवाद बेहतर ना हो या अपेक्षाओं पे खरे ना उतरते हों, लेकिन कुछ बच्चे तो बहुत होनहार होते हैं, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप या बेटा या पिता के विरोध में या बेटियाँ विरोध, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स उस तरह के विचारों के ना रहें? और अभिभावकों के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो एक जनरेशन गैप भी होता है और साइकोलॉजिकल रूप से आप समझ भी नहीं रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुझावात्मक। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि माँ बाप से बढ़कर हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं होता है। कोई सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ एक माँ बाप ही हैं जो हम अगर गलत भी कर रहे हैं वो उसमें भी हमारा साथ देते हैं, पर हमें समझाते हैं हर चीज़ कि हम सही रास्तों पर चले। तो माँ बाप कभी गलत नहीं होते। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, अगर तुम सोच रहे हो कि कुछ करना है अलग, माँ बाप हमें डांट रहे हैं या मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सिर्फ हमारे भले के लिए ही हमें बोलते हैं कि हम कभी भी अपने रास्ते से ना भटकें। तो मैं कृपा करूँगी कि अपने माँ बाप की सुने, क्योंकि वो हमारा कभी भी गलत नहीं चाह सकते। और यदि है तो वो अपनी बात से कन्विंस करने का प्रयास करें। हाँ जी। लगना जाकर बहुत ही अच्छा है। इनकी बात से ये बात बहुत ही अच्छे से निकल के आई कि इनका इंटरेस्ट बेशक ड्राइंग में था। कई बच्चों को मैंने देखा जो ड्राइंग में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इन्होंने उस इंटरेस्ट के साथ, उस एबिलिटी के साथ साथ एक बात तो वो है कि जो अरुचिपूर्ण है उसे भी हम लोग रुचिकर बना लें। तो इन्होंने वो साबित करके दिखाया कि ड्राइंग के साथ साथ इन्होंने साइंस के फील्ड को, जूलॉजी बॉटनी के फील्ड को अपनाया और ये आज डॉक्टर हैं। और रुचि लेते लेते इन्होंने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों में महारत हासिल की है। तो जितने भी अपने साथी हैं वो ये ना समझे कि हम केवल एक ही क्षेत्र में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी डे टू डे के रूटीन में डिफरेंट काम करते हैं अपनी लाइफ में। तो जो भी
लें, वो चैलेंज के साथ लें और डेडिकेशन के साथ यदि हम करेंगे तो हम हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हाँ हैं। जी, बहुत ही अच्छा आपने समय दिया दोनों थैंक ने यू, थैंक यू और सो मच। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। थैंक यू।